उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब और केरल में होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 14 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख बदल दिए हैं। इनमें 9 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश से तो 4 पंजाब और 1 केरल से है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को ही होगा। इन तमाम बदलाव के बीच सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती निराश नजर आ रही हैं और न केवल कोर वोटर बल्कि बसपा को आर्थिक मदद करने वाले भी अब उससे किनारा करने लगे हैं। अपनी खोई राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश में जुटी बसपा को अब इनके छिटकाव की चिंता सताने लगी है। वहीं सूत्र बताते हैं कि विधानसभा उपचुनाव के बाद पार्टी बहुजन विचारधारा के छिटके हुए लोगों को जोड़ने की मुहिम छेड़ेगी। बीते दिनों बसपा प्रमुख मायावती की बैठक में इसके निर्देश सभी इकाइयों को दिए गए हैं। तो कैसी और क्या चल रहा है यूपी की राजनीति में इन दिनों, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चुनाव आयोग के मुताबिक उनको राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है, जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आ सकती है और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर होना है उपचुनाव। उत्तर प्रदेश के जिन सीटों पर उपचुनाव की तारीख में बदलाव किए गए हैं वो हैं गाजियाबाद, फूलपुर के प्रयागराज, खैर की अलीगढ़, कटहरी की अंबेडकर नगर, करहल में मैनपुरी, मीरापुर का मुजफ्फरपुर, मांझवा का मिर्जापुर, सीसामऊ से कानपुर नगर और कुंदरकी की मुरादाबाद सीट। इनमें से 8 सीटें लोकसभा चुनाव में अपने विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी, जबकि सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव हो रहा है, जिन्हें एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था। मिल्कीपुर सीट पर तारीख का नहीं हुआ था ऐलान। हालांकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया था। चुनाव आयोग की तरफ से उस दौरान जानकारी दी गई थी कि इसका मामला अदालत में लंबित है। हालांकि वे मामला अदालत से वापस लिया जा चुका है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग क्योंकि पहले ही चुनाव का शेड्यूल जारी कर चुका था, इसीलिए उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीख नहीं आई है। 23 नवंबर को होगी मतगणना। केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा सीटों के अलावा 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया था और ये उपचुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को होने वाले थे और इन सभी सीटों पर मतगणना 23 नवंबर को हो जाएगी। वहीं अंबेडकर नगर पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने उपचुनाव की तारीख बढ़ने पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग अधिकारियों के बल पर उपचुनाव लड़ते हैं, इनकी तैयारियां पूरी नहीं रही होगी, इसीलिए तारीख बढ़वा दिया। वहीं सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए कहा कि उनके बयानों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को धोखा दिया है। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर हमला। वहीं उधर एनडीए प्रत्याशी धर्मराज निषाद के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बयान की जितना चुनाव बढ़ेगा उतना ही एनडीए हारेगा पर कहा कि अखिलेश यादव 2019 से जीत रहे हैं। 2022 में हम उनके साथ थे, तब भी वे 400 सीट जीत रहे थे। वो तो हम उनके साथ थे तो वे 125 सीट जीतने में कामयाब रहे थे, नहीं तो 2017 में 47 पर ही रह गए थे। वहीं बात करें 2024 की तो 2024 में भी सरकार बना रहे थे, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सभी अति पिछड़ी जातियों को उन्होंने धोखा दिया है। कौन उनके साथ जाएगा, इसीलिए छटपटा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं।
मायावती को सताने लगी चिंता। बीते एक दशक से अपने खिसकते जनाधार को बचाने की चिंता में जुटी बसपा के पास अब आर्थिक संकट भी है। पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए वे बहुजन विचारधारा से जुड़े लोगों से आर्थिक मदद लिया करती थी। इसके अलावा अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ और बहुजन समाज के व्यापारी लोग पार्टी की आर्थिक मदद किया करते थे। लेकिन बसपा संस्थापक कांशी राम के समय के लोगों के पार्टी से बाहर जाने का असर इस मदद पर भी पड़ा है। बसपा नेतृत्व अब मान रहा है कि इन लोगों के बसपा से किनारा करने से चंदा और विचारधारा के आधार पर चलने वाला मूवमेंट दोनों ही प्रभावित हुआ है। लिहाजा पार्टी इन लोगों को फिर विचारधारा के आधार पर पार्टी से जोड़ने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। पुराने फॉर्मूले की तरफ लौटेगी बसपा। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीते एक दशक में हर चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद बसपा को कोई राजनीति लाभ नहीं मिला है। लिहाजा अब वे अपने पुराने फॉर्मूले की तरफ लौटने की सोच रही है। अकेले चुनाव में जाने के अलावा ग्रास रूट स्तर पर लोगों को बसपा की मूल विचारधारा से जोड़ने की कवायद चलेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने पिछली बैठक के दौरान सभी कोऑर्डिनेटरों और पार्टी पदाधिकारियों को साफ कर दिया था कि उन्हें संगठन के विस्तार के लिए अपने प्रयास तेज करने होंगे। अपने लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जाना होगा ताकि उन्हें किसी भी तरह की गलतफहमी से बचाया जा सके। लोगों को बताया जा सके कि उनके हक की लड़ाई केवल बसपा ही लड़ेगी, बाकियों को केवल उनके वोट चाहिए। अनवरत सभाएं और छोटे छोटे कार्यक्रम। वही सूत्र बताते हैं कि उपचुनाव के बाद बसपा के जिला स्तरीय पदाधिकारी लगातार छोटी सभाएं और समाज में एकजुटता का संदेश देने वाले कार्यक्रम करेंगे। इसका मकसद पार्टी की नीतियों को जनता के बीच ले जाना होगा। इन्हीं कार्यक्रमों में लोगों को बसपा प्रमुख के संदेश भी पहुंचाए जाएंगे। यह भी बताया जाएगा कि पार्टी उनके लिए किस मोर्चे पर क्या कर रही है। पार्टी के भीतर शीर्ष स्तर के लोग अब मान रहे हैं कि पिछले कुछ समय में पार्टी की समाज के लिए भीतर गतिविधियां कमजोर जरूर हुई है और इसका असर बहुजन मूवमेंट पर भी पड़ा है। वहीं विधानसभा उपचुनाव में बसपा के मजबूती से चुनाव लड़ने के दावे तो पार्टी के भीतर खूब हो रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि बसपा की फौज बिना पार्टी प्रमुख मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के बिना कैसे लड़ेगी। पार्टी के दोनों शीर्ष नेता उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सब कुछ अब जिला इकाइयों के भरोसे से छोड़ दिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों नेताओं के प्रचार के विकल्प खुले रखे गए हैं, जिस पर फैसला जल्द होगा। बीते एक दशक से बसपा की सियासी जमीन यूपी में सिमटती हुई नजर आ रही है। भले साल 2019 में बसपा के 10 सांसद थे, लेकिन 2024 के परिणामों को देखते हुए यह साफ कहा जा सकता है कि वे गठबंधन का असर उन पर जरूर देखने को मिला है, न कि केवल बसपा का है। 2024 में जब बसपा अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी, वे एक बार फिर साल 2014 की तरह शून्य पर पहुंच गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा का केवल एक ही उम्मीदवार जीत सका था। 2024 की बात करें तो 2024 में जब कोर वोट बैंक भी खिसका तो बसपा ने उपचुनाव में उतरने का फैसला किया ताकि वे अपनी सियासी जमीन को फिर से बचा सके। पार्टी ने प्रत्याशी भी तय किए हैं। मायावती तमाम राजनीतिक मुद्दों पर भी हमलावर दिख रही हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि वे प्रचार करने निकलेंगी और बसपा पूरी मजबूती से इस चुनाव में लड़ती दिखेगी। हालांकि अब ये तय हो गया है कि पार्टी अपने नेता के बूते नहीं बल्कि काडर के ताकत से ही लड़ेगी। दोनों नेता उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाए रखेंगे। क्या पहले ही रेस से बाहर हैं? वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर मायावती और आकाश खुद प्रचार की कमान नहीं संभालते हैं तो एक बार फिर पूरा चुनाव भाजपा और सपा के बीच ही सिमट कर रह जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे साल 2022 का विधानसभा चुनाव सिमटा था। कांग्रेस को 2 जबकि बसपा को 1 पर जीत मिली थी। जानकार मायावती और आकाश के प्रचार से किनारा करने को एक बार फिर बसपा के लिए मुसीबत मान रहे हैं और उसे रेस से बाहर देख रहे हैं। हालांकि
कि सपा के साथ जमीन पर कांग्रेस का गठबंधन विजिबल ना होने का लाभ बसपा को उसके कोर वोटरों की वापसी के तौर पर जरूर मिल सकता है, लेकिन यह उम्मीदवारों की जीत के लिए काफी नहीं होगा। बसपा की तरफ से इशारा होने के बाद जिलों में बसपा इकाइयों की कोशिश प्रत्याशियों के समर्थन में तेज हो गई है। क्यों लिया गया फैसला? वहीं साल 2014 के बाद से ही यूपी में चुनाव बाइपोलर हो रहे हैं। इस बार भी इसके त्रिकोणीय होने की संभावनाएं कम ही दिख रही है। ऐसे में मायावती और आकाश आनंद को पीछे ही रखने का फैसला लिया गया है ताकि परिणामों को उनकी कोशिश के साथ जोड़कर न देखा जाए। पार्टी स्थितियां अपने लिए सामान्य होने तक इन दोनों नेताओं की साख पर सवाल नहीं खड़े होने देना चाहती है। जानकारों के मुताबिक जिस तरह साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच से आकाश को एक झटके में किनारे करके उन्हें सुरक्षित किया गया था, उसी से इस फैसले को भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये है राजनीति की बात, लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।